इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिन भर सोशल मीडिया में चर्चा रही मोदी सरकार के नए मंत्रियों की। शाम को नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की पहले बैठक की। नए मिनिस्टर्स अपने मंत्रालय में काम जाकर संभालते। इससे पहले उन पर कई सवाल खड़े कर दिए गए। किसी के अनुभव पर सवाल उठे, किसी के बैकग्राउंड पर, किसी की जाति पर सवाल उठे तो किसी की क्षमता पर। जिन मंत्रियों ने कुछ घंटे पहले अपना काम संभाला, जो नए नए मंत्री बने थे, उनको जबरदस्त ट्रोल किया गया। किसी के पुराने ट्वीट निकालकर मजाक बनाया गया तो किसी को हटाए गए मंत्रियों से कंपेयर किया गया। जिन मंत्रियों को कल के बदलाव में ड्रॉप किया गया, उनको लेकर भी तरह तरह की बातें हुई। आज मैं आपको ट्रोलिंग का सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स हुए, मंत्रियों की क्षमता का सच क्या है, यह आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा चर्चा हुई अश्विनी वैष्णव की। कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर मनीष तिवारी ने अश्विनी वैष्णव का जिक्र करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी ने ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा तवज्जो दी है और बीजेपी के नेताओं को वो भूल गए। यह सही है कि अश्विनी वैष्णव को न तो मंत्रिमंडल में रहने का अनुभव है, न पार्लियामेंट में उनको ज्यादा समय हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें 3 बड़े मंत्रालयों रेलवे, टेलीकॉम और आईटी की जिम्मेदारी दी है, इसलिए उनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। अश्विनी वैष्णव की बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। वो आईएएस रह चुके हैं, वॉटन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, लेकिन इन सबकी परवाह किए बगैर उनके बारे में कहा गया कि अश्विनी वैष्णव के आने से ट्विटर के साथ तकरार खत्म हो जाएगी। पप्पू यादव ने लिखा, अमेरिका को खुश करने के लिए रविशंकर प्रसाद को हटाया गया और अश्विनी वैष्णव को लाया गया। असल में कल रात से ही सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि रविशंकर प्रसाद को ट्विटर से हुए टकराव की वजह से हटाया गया। बार बार यह कहा गया कि अब अश्विनी वैष्णव के आने के बाद ट्विटर को खुली छूट मिल जाएगी। कुछ लोगों ने तो यह भी लिख दिया कि ट्विटर ने पहले रविशंकर को ब्लॉक किया, अब ट्विटर ने उन्हें कैबिनेट से ही ब्लॉक करवा दिया। कई तरह की बातें थी। कोई पूछ रहा था, क्या नए मंत्री जी जो अमेरिका से पढ़कर लौटे हैं वो ट्विटर से प्रभावित हो जाएंगे? अमेरिका का असर उन पर पड़ जाएगा? इनमें से ज्यादातर बातें न तो रेलेवेंट थी न फैक्चुअल। अश्विनी वैष्णव ने आज टेलीकॉम मिनिस्ट्री में काम संभाला और सबसे पहले सारी अटकलों का जवाब दिया। उन्होंने बता दिया कि न सरकार की नीति बदली है न नीयत बदली है। अगर किसी कंपनी को भारत में बिजनेस करना है तो फिर उसे भारत का कानून मानना ही पड़ेगा। 3 बड़े मंत्रालय आपके पास है, किस तरह से आपके सामने चैलेंजेस हैं और उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार करता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने के लिए। सर, आपने आईटी का जो कार्यभार संभाला है, ट्विटर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? मेरे हिसाब से भारत में जो भी व्यक्ति है, जो भी कंपनी है, सबको देश का कानून मानना ही चाहिए और मानिए। वैसे अश्विनी वैष्णव ने जो कहा उस पर हाईकोर्ट ने भी आज मोहर लगा दी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को कह दिया, अगर सरकार को लगता है कि ट्विटर आईटी नियम नहीं मान रहा, भारत के कानून का पालन नहीं कर रहा, तो सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आजाद है। आज अश्विनी वैष्णव फॉर्मर मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से मिलने भी गए, सलाह मशवरा किया। जो लोग ट्विटर को इतना ताकतवर मान बैठे थे कि वो किसी मंत्री को हटवा सकते हैं, वो शायद मोदी को नहीं जानते। मोदी दबाव में आने वालों में नहीं है। हाँ, उन्हें अपनी इमेज की फिक्र जरूर रहती है। और जो लोग अश्विनी वैष्णव के बारे में सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं या उनकी काबिलियत के बारे में जिन्हें शक है, तो मैं बता दूं कि अश्विनी वैष्णव करीब 18 साल तक आईएएस रहे हैं, प्रशासन का अनुभव है। आईएएस छोड़कर वो राजनीति में आए हैं। मैं उन्हें उस वक्त से जानता हूं जब वो 2003 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के डिप्टी सेक्रेटरी थे, और इसके बाद भी अश्विनी वैष्णव अटल जी के प्राइवेट सेक्रेटरी बने रहे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो भी। अश्विनी वैष्णव 1994 बैच के उड़ीसा काडर के आईएएस अफसर हैं। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के चहेते अफसरों में रहे, जोधपुर के रहने वाले हैं। आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद कानपुर चले गए थे, फिर सिविल सर्विस में गए। और बड़ी बात यह है कि अश्विनी वैष्णव मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं। वो सर्विसेज के दौरान स्टडी लीव पर 2008 में अमेरिका चले गए थे, वॉटन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और उसके बाद नौकरी छोड़ दी।
जीई और सीमेंस जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, फिर अपना बिजनेस शुरू किया और फिर सियासत में आए। 2 साल पहले उन्हें बीजेपी ने ओडिशा से राज्यसभा का टिकट दिया। और यह भी नोट करने वाली बात है कि जब वैष्णव बीजेपी के उम्मीदवार बने तो बीजेडी ने भी, नवीन पटनायक ने भी उनको सपोर्ट किया। राज्यसभा में जब मैंने पहली बार उनकी स्पीच सुनी थी तो लगा था कि वो अच्छे ओरेटर हैं, उनकी बात में सब्सटेंस है। उस समय बजट पर चर्चा हो रही थी। अश्विनी वैष्णव ने उस वक्त कांग्रेस पर किस तरह करारे हमले किए थे, ये आज याद करने की चीज है। आपका स्वभाव ऐसा है, आपके संस्कार की बात है। आपके नेता चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, हमारे नेता संघर्ष के साथ उठ के आए। मोदी जी, आपके नेता को डिस्कवरी ऑफ इंडिया करनी पड़ी थी। हम तो उन्हीं गांवों में पैदा हुए जिसकी डिस्कवरी आपको करनी पड़ती है। आप कांग्रेस, आप अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल को फॉलो करते रहे। हमने सबका साथ, सबका विश्वास, मोदी जी ने ये मंत्र दिया, उस मंत्र पे हम चलते हैं। 60-70 साल में आपने कभी ये सोचा भी नहीं कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे आएंगे जो उस तबके के बारे में सोचेंगे और उस तबके को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस तबके को मजबूत बनाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं था। आपके नेता कहते हैं आलू डालो सोना निकलेगा। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, सोलर पंप वो दिए किसानों को। आपकी तरह आलू डालो सोना निकालेगा नहीं। आपके नेता कहते थे अक्साई चीन में क्या है, वहां घास का पत्ता भी नहीं उगता। हमारे नेता मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, दुश्मन को दांतों तले उनको चने चबवा दिए। आपने 70 साल में रेगुलेशंस का मकड़ जाल बना के रखा। हमारे नेता मोदी जी ने 1500 कानून ऐसे हटाए जिससे कि आज देश भर में सुविधा होती है। आपके समय में 1 रुपए में से 15 पैसे मात्र पहुंचता था, 85 पैसे कहाँ जाता था। सभापति जी, मैं उड़ीसा से आता हूँ, हमारे उड़िया भाषा में कहते हैं बाट्टो मारणा, बाट्टो मारणा। रास्ते में 85 पैसे कहीं चले जाते थे। हमारे नेता मोदी जी के समय में एक बटन दबाने से पूरे के पूरे पैसे किसानों के, माताओं के खाते में पहुंच जाते हैं। कैसे समझ आएगा आपको कि गरीब आत्मनिर्भर कैसे बनता है? कैसे आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपने कभी इतने वर्षों तक सोचा तक नहीं। अगर अश्विनी वैष्णव अब मंत्री न बनते तो शायद उनकी ये स्पीच ध्यान में भी नहीं आती। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इफेक्टिव स्पीकर भी हैं। मेरा कहना है कि किसी की क्षमता को आंकने से पहले उसकी बैकग्राउंड को जान लेना चाहिए। अश्विनी वैष्णव को काम करने का मौका देना चाहिए। कुछ समय बाद उनके काम की समीक्षा होनी चाहिए। अगर वो गलतियां करे तो उनकी आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन पहले अवसर मिले। और ये बचकानी बातें कि अमेरिका में पढ़े हैं इसलिए अमेरिका के प्रभाव में आ जाएंगे, ट्विटर को छोड़ देंगे, या ये कहना कि रविशंकर प्रसाद को ट्विटर ने हटवा दिया। न तो मोदी ने कमजोर है और न ट्विटर इतना ताकतवर है। ये नहीं भूलना चाहिए कि रविशंकर प्रसाद के मंत्री रहते फेसबुक और इंस्टाग्राम ने 30 मिलियन, करीब 3 करोड़ आपत्तिजनक पोस्ट हटाए थे। रविशंकर प्रसाद के कार्यकाल में कई बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ गई थी। और मेरी जानकारी तो है कि रविशंकर प्रसाद को पार्टी के संगठन में जगह दी जाएगी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। और अगर ये होगा तो फिर ट्रोल करने वाले क्या कहेंगे? अश्विनी वैष्णव को लेकर क्या कहेंगे? अश्विनी वैष्णव को लेकर इतनी चर्चा इसलिए भी हुई है क्योंकि वो मंत्री नहीं थे और पार्लियामेंट में भी नए नए आए हैं, लोग जानते नहीं। लेकिन गुजरात के मनसुख मांडविया, वो तो पहले से मंत्री हैं, कई साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उनको तो लोग जानते हैं। लेकिन कल जब उनका प्रमोशन हुआ, उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई, तो सोशल मीडिया पर मनसुख मांडविया को ट्रोल किया गया। लोगों ने मनसुख मांडविया की प्रशासनिक क्षमता पर तो सवाल नहीं उठाए, उनकी राजनीति पर सवाल नहीं उठाए। अब तक मंत्री के तौर पर उनके काम की चर्चा किसी ने नहीं की। सोशल मीडिया पर देश के नए हेल्थ मिनिस्टर की अंग्रेजी को लेकर ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने मनसुख मांडविया के 9 साल पुराने ट्वीट निकाले, उनका स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट किया। असल मनसुख मांडविया गुजराती हैं, सौराष्ट्र के किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किए थे उनमें अंग्रेजी की स्पेलिंग की गलतियां थी। आज ट्रोल से उन्हीं पुरानी गलतियों को निकालकर मनसुख मांडविया का मजाक उड़ाना शुरू किया। जैसे एक ट्वीट में उन्होंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा था, उस स्पेलिंग में गलती थी। दूसरे ट्वीट में उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बताते हुए
ग्रामर की गलतियां की, तो लोग कहने लगे कि ऐसी अंग्रेजी लिखने वालों को मिनिस्टर कैसे बना दिया, उन्हें फादर ऑफ नेशन लिखना भी नहीं आता। तो शाम को जब मनसुख मांडविया ने मीडिया से बात की, कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनसे पूछा भी गया कि आपकी अंग्रेजी को लेकर सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मांडविया ने अच्छा जवाब दिया। कुछ लोगों को आपका ऐसा लगता है कि एलिवेशन जो है वो पसंद नहीं आया है, वो लोग आपके पुराने ट्वीट्स को निकालकर आपकी भाषा का मजाक उड़ा रहे, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो परफॉर्मेंस नहीं देखते, जिनका काम ही सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब दें? उसके लिए मेरे कोई कमेंट नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे लोगों पर आप धारणा बनाओ। मनसुख मांडविया ने उनका मजाक उड़ाने वालों पर कमेंट तो नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने यह जरूर बता दिया कि वो काम करने आए हैं और उनका काम बोलेगा। मनसुख मांडविया को कल ही हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज मिला और आज उनके मंत्रालय को लेकर कैबिनेट ने बड़े बड़े फैसले किए। मांडविया ने कहा कि सरकार ने कोरोना की थर्ड वेव के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। अभी यह तो नहीं पता कि थर्ड वेव आएगी या नहीं, लेकिन सरकार अब सिस्टम को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर रही है। हेल्थ सेक्टर के लिहाज से आज कैबिनेट में 3 बड़े फैसले हुए। सरकार कोरोना की अगली वेव से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करेगी। इसके लिए 23,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से यह दूसरा पैकेज है जो एलोकेट किया गया है। और दूसरी बात है कि बच्चों को कोरोना के कहर की आशंका को देखते हुए सरकार अलग से इंतजाम करेगी। नए हॉस्पिटल, पेडियाट्रिक केयर सेंटर यानी बच्चों के लिए केयर सेंटर्स, और तीसरा मुद्दा था वैक्सीन को लेकर। मनसुख मांडविया ने बताया कि वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं होने दी जाएगी, राज्यों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आज मैं आपको मनसुख मांडविया की बात डिटेल में इसलिए सुनवा रहा हूं ताकि सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाने वालों को अंदाजा हो जाए कि 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक्स के हिसाब से, ग्रामेटिकल एरर के आधार पर किसी की काबिलियत पर सवाल उठाना या किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। मनसुख मांडविया को कल रात हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज मिला और आज वो कितनी तैयारी के साथ आए थे, ये सुनने लायक है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है
उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में जीएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग में स्टडी करता हो ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। आज सोशल मीडिया पर मनसुख मांडविया से वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए और वैक्सीन है भी ऐसा इशू जिसको लेकर सबकी चिंता है। राहुल गांधी भी मैदान में उतरे और वो भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। उन्होंने कैबिनेट रिशफल को लेकर एक लाइन का ट्वीट किया, उसमें वैक्सीन का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने लिखा, तो क्या वैक्सीन की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी? इस पर मनसुख मांडविया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार वैक्सीन को लेकर राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। सरकार की वैक्सीन पॉलिसी अब भी वही है, कुछ बदलाव नहीं है। सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। मोदी सरकार इसके लिए कमिटेड है। सारे देश में मुफ्त वैक्सीन का अभियान चल रहा है और उसके लिए प्रोडक्शन और सप्लाई का मैप बना हुआ है। उसके आधार पर वैक्सीनेशन आज के दिन में हो रहा है। 25% वो प्राइवेट अस्पताल के माध्यम से, 75% गवर्नमेंट की ओर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसके लिए जो भी खर्च होगा वो भारत सरकार उठाएगी। कोविड के सामने हमें सामूहिक लड़ना है और 9 महीने मैक्सिमम है। ये हम 3 महीने 2 महीने हमारी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन व्यवस्था हम करें, तुरंत ही आवश्यकता हुई तुरंत ही कर ले, हमें जल्दी से जल्दी करना है। लेकिन ये लिमिटेशन मैक्सिमम है। हम अपेक्षा करते हैं कि शॉर्ट टाइम में ही हम पूरा करें। स्टेट गवर्नमेंट को पूरा करना है, स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता के अनुसार वो काम करेंगे और पूरा करेंगे। हमारी ये प्रतिबद्धता है कि स्टेट को हर संभव हम मदद करें। मुझे लगता है किसी की काबिलियत पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी अच्छी अंग्रेजी जानता है। मंत्रालय संभालने के 12 घंटे के भीतर मनसुख मांडविया ने अगले 9 महीने का प्लान बता दिया और इसमें कोई शक नहीं कि देश के सामने कोरोना की चुनौती बहुत बड़ी है। कोरोना को लेकर सरकार की बहुत बदनामी हुई है, लोगों ने बहुत दर्द झेला है, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, शक हैं कि अगर तीसरी वेव आ गई तो क्या होगा। क्या दूसरी वेव में जिस तरह की परेशानी हुई थी, दवाइयां नहीं मिली थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले थे, ऑक्सीजन नहीं मिली थी, क्या फिर से ऐसा होगा? इसीलिए तीसरी वेव के लिए तैयार रहना जरूरी है और आज मनसुख मांडविया ने इसके बारे में बताया और उम्मीद है कि सरकार पूरी ताकत से इस पर झुक जाएगी। और जैसे मैं शुरू में आपको बता रहा था कि सोशल मीडिया पर आज सिर्फ मंत्रियों की बातें हुई, सिर्फ मंत्रियों को ट्रोल किया गया। नए कानून मंत्री किरण रिजिजू भी सोशल मीडिया के निशाने पर आए। असल में रविशंकर प्रसाद के पास कानून मंत्रालय भी था। वो देश के जाने माने बड़े वकील हैं, सब जानते हैं, कानून के बड़े जानकार हैं। उन्होंने रामलला की तरफ से केस लड़ा था, उनके कई केसेस चर्चा में रहे। लेकिन अब कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी किरण रिजिजू को मिली तो लोग पूछने लगे कि रिजिजू स्पोर्ट्स में तो ठीक थे, उन्हें कानून की किताबों से क्या मतलब, वो कानूनी दावपेच कैसे समझेंगे। किसी ने कहा कि अचानक से किरण रिजिजू को कानून मंत्री बनाने का क्या मतलब, जब वो बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे थे तो फिर रिजिजू को उसी डिपार्टमेंट पर प्रमोट क्यों नहीं किया गया? क्या वो कानून की समझ रखते हैं? तो मैं तो जानता हूं कि किरण रिजिजू लॉ ग्रेजुएट हैं। दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर से उन्होंने एलएलबी की डिग्री ली है। पहले वो हंसराज कॉलेज में पढ़ते थे, ग्रेजुएशन किया और फिर कैंपस लॉ सेंटर में गए। लेकिन किरण रिजिजू भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और आज जब मंत्रालय का काम संभालने पहुंचे तो उन्हें पता था कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि वो कानून अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली से ही कानून की पढ़ाई की है और जल्दी वक्त निकालकर एक बार फिर कॉलेज जाएंगे, अपने पुराने लोगों से भी मिलेंगे। As I said, I have an LLB degree because I passed out from Campus Law Center, Delhi University, and
I would love to go back to the campus law center someday, hopefully, and try to meet some of the old staff if they are still serving, or to feel those moments when I was there as a student. Makes it easy to handle this department, this ministry? No, I think it's not a correlation. It's a handling of ministry is totally dependent on your commitment and understanding of the subject. इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है, तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना, और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। मुझे लगता है सोशल मीडिया के बहाने आज अपने लीडर्स को हमें जानने का मौका मिल रहा है, उनकी बातें सुनने का मौका मिल रहा है। किरण रिजिजू बहुत एक्टिव हैं हमेशा से, जब वो होम मिनिस्ट्री में थे तब भी, और जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तब भी, और अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते हैं। अरुणाचल से आते हैं लेकिन अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो उनके सामने लॉ मिनिस्टर के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है पेंडिंग केसेस की। इससे लोग बहुत परेशान हैं। अदालतों में जजेस के अपॉइंटमेंट की बहुत कमी है। जुडिशरी कहती है कि सरकार जजेस के अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं करती, इसलिए इतनी सारी वैकेंसीज हैं। सरकार को लगता है कि जुडिशरी इस बात के जल्दी फैसले नहीं करती कि किसे जज बनाना है। लेकिन कुल मिलाकर हालत यह है कि लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में जजेस की भारी कमी है और लोग पेंडिंग केसेस से बेहद परेशान है। तो इसका रास्ता जरूर किरण रिजिजू को निकालना पड़ेगा। सोशल मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है उससे कांग्रेस के नेता भी लगातार हवा दे रहे हैं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मंत्रिमंडल विस्तार पर, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर कमेंट किए। मनीष तिवारी का कमेंट मैंने आपको बताया, राहुल गांधी का कमेंट आपको बताया। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, खराबी इंजन में है और डिब्बे बदले जा रहे हैं, इससे क्या होगा। और फिर वो जब कैमरे के सामने आए तो भी उन्होंने यही बात दोहराई। समस्या ये है कि समस्या इंजन में है और आप डब्बे बदल रहे हैं और तालियां पीट रहे हैं। इस मंत्रिमंडल के बदलने से क्या इनमें से किसी समस्या का हल हो पाएगा? समस्या प्रधानमंत्री जी में है, समस्या उनकी कार्यप्रणाली में है, समस्या ऑटोक्रेसी में है। समस्या जब मंत्री को पीए और ओएसडी लगाने का अख्तियार नहीं, तो अपने कर्तव्य का, संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करेंगे कैसे? इसलिए मंत्रियों को शुभकामनाएं, पर मंत्री बदलने से जनता की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। सुरजेवाला की इस बात का जवाब ट्विटर पर दिया गया और देने वाले थे ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने लिखा, अब फटे गुब्बारे में हवा भरने वाले क्या बताएंगे? भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? इसके बाद गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय का चार्ज संभालने के लिए पहुंचे। यहां उनसे कांग्रेस नेताओं के कमेंट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अब वो कांग्रेस नेताओं को जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अब वो अपनी पूरी ताकत उस जिम्मेदारी को पूरा करने में लगाएंगे जो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज है, ये देश की आत्मा है। अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों को आवास दूंगा। प्रधानमंत्री सड़क की योजना है। अब जो लैंड होल्डिंग है उसको डिजिटल के माध्यम से जोड़ना, ये भी हमारे लिए चुनौती है। हमारे लिए चुनौती है 7 करोड़ से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर हैं हमारी बहनें, उनको कैसे और बेहतर करना। 70 लाख उनके से ऊपर उसके यूनिट है, उसको और बेहतर कैसे करना। मेरे लिए है कि वहाँ गांव में कैसे रोजगार के अवसर हो, उनको कैसे ट्रेंड करना। एक 2004-5 के एक आंकड़े हैं कि
4-5 में भारत में ग्रामीण वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी 32% थी, जो 13-14 यूपीए सरकार में आकर के वो घट के 26 हो गया। और आज उसको और बढ़ाना, और ये भी आंकड़ा है कि अगर आधी आबादी के हाथों में हमने काम दे दिया तो जीडीपी में 1.5 से 2% की भागीदारी हो जाएगी। तो महिलाओं के हाथ को मजबूत करना, गांव गरीब किसान को मजबूत करना, एक आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप खड़ा करना, और अंत में प्रधानमंत्री के विजन के तहत एक आत्मनिर्भर भारत खड़ा करना। आपने देखा गिरिराज सिंह ने सिर्फ अपने काम की बात की। सुरजेवाला के कमेंट पर उन्होंने ट्वीट तो किया था लेकिन बोले कुछ नहीं। लेकिन हरियाणा के एक नेता हैं, होम मिनिस्टर अनिल विज, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस को न अच्छी बातें समझ आती हैं न अच्छे काम दिखते हैं। अनिल विज ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मंत्रिमंडल बनाना, विस्तार करना प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। और आज सुरजेवाला जी बोल रहे हैं जब इनकी सरकारें रही तो कितनी बार बदले गए, कितनी बार हटाए गए, तब इनको ज्ञान नहीं था, तब इनको चेतना नहीं आई। आज हर बात पे कमेंट करना भी एक बीमारी होती है, और सुरजेवाला जी उस बीमारी से ग्रसित है। इनको अपना ठीक ठाक किसी मनोवैज्ञानिक से इलाज करवाना चाहिए। अनिल विज इसी तरह बोलते हैं, ऐसे ही जवाब देते हैं, ऐसी उनकी छवि है। गिरिराज सिंह अपनी छवि के विपरीत बोले, क्योंकि गिरिराज सिंह उन नेताओं में से नहीं है जो चुप रह जाएं, वो काफी तीखा बोलते हैं। एक जमाना था उनकी बातें हमेशा सोशल मीडिया में चर्चा में रहती थी, रोज कोई ना कोई ऐसी बात कहते थे जिसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी होती थी। और फिर बीजेपी संगठन ने उन्हें संयम बरतने को कहा, और अब वो काफी संभल कर बोलते हैं। नए फेरबदल में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक बड़ी जिम्मेदारी है, इससे बिहार की राजनीति में भी हलचल है। अब वो अकेले भूमिहार नेता हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और आप जानते हैं कि बिहार में जातिगत राजनीति का, जातिगत समीकरणों का कितना असर होता है। इसी तरह की उथल पुथल उत्तर प्रदेश की सियासत में भी दिखाई दे रही है। आज सोशल मीडिया पर अनुप्रिया पटेल को फिर से मंत्री बनाए जाने की चर्चा हुई। अनुप्रिया पटेल को कॉमर्स मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले वो हेल्थ मिनिस्ट्री में थी, लेकिन सोशल मीडिया पर कहा गया अगर अनुप्रिया इतनी काबिल थी तो पहले मंत्रिमंडल से उन्हें हटाया क्यों गया। अगर सिर्फ जाति ही उनकी काबिलियत है तो फिर दूसरी छोटी पार्टियों में मंत्री क्यों नहीं बनाए गए। आज अनुप्रिया पटेल से इन मुद्दों पर पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई क्या कह रहा है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेंगी। उनकी पार्टी यूपी के चुनाव में पिछली बार जैसा ही परफॉर्मेंस करेगी। मेरा गृह राज्य है, उत्तर प्रदेश वासियों से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, क्योंकि जीवन में आज जहां भी हूं उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मतदाता, इन सब की देन है। इसलिए निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश मेरे हृदय में बसता है तो मेरी जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी मैंने प्रयास किया कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिले। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस मेरे कार्यकाल में बने, और यहाँ भी मेरी यही कोशिश होगी। नया मंत्रालय है, क्या क्या किया जा सकता है उसको मैं करने की कोशिश करूंगी। आने वाले चुनावों में अपना दल की भागीदारी किस तरीके से होगी, खासतौर पर अब जिस तरीके से चुनाव का जो बिगुल है वो एक तरीके से कहें अनऑफिशियली तरीके से तो बच चुका है। अगर मैं पिछले ही चुनाव की बात करूं तो हमारा अपना दल का जो रिजल्ट था वो 100% था। तो हमने 2 लोकसभा सीटें लड़ी थी, दोनों जीत गए थे। अभी आपने देखा हमने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया सोनभद्र में, और अभी हम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, वहां भी हमें सफलता मिलेगी। और विधानसभा चुनाव में भी हमने पिछली बार 11 में से 9 सीटें जीती थी, और इस बार भी हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतरीन होगा। आपने कहा कि चुनौती नहीं है, लेकिन अगर कुछ चुनौती आती है कैसे उससे निपटा जाएगा, और क्या चुनौती कोई देखती भी है इस मंत्रालय में? नहीं, चुनौती नहीं होती। मैं मानती हूँ कि अवसर होता है सीखने का, इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर है। और हमको जीवन में कहते हैं ना, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो जब भी कुछ सीखने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बात सही है,
चूंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल असेंबली इलेक्शन है, इसलिए अनुप्रिया पटेल को दोबारा मौका मिला। सबसे ज्यादा मंत्री भी उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अनुप्रिया पटेल के अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी दिल्ली बुलाया गया था। उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। अब सिर्फ अनुप्रिया को मंत्रिमंडल में जगह मिली, इससे संजय निषाद जाहिर है नाराज हैं और आज उन्होंने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार भी कर दिया। संजय निषाद अपने बेटे प्रवीण निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल करवाना चाहते थे। संजय निषाद ने कहा कि लगता है बीजेपी को निषादों का वोट नहीं चाहिए। अपना दल छोटी पार्टी है, जबकि निषाद पार्टी का असर यूपी की 160 विधानसभा क्षेत्रों में है। संजय निषाद ने कहा अगर बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो उनकी पार्टी अपना रास्ता देखेगी। निषाद समाज और हमारे कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं कि कम वोट संख्या में कम सीटों पर प्रभाव रखने वाली अनुप्रिया को जगह मिला और निषाद समाज का एक प्रतिनिधित्व नहीं रहा। निषाद समाज हम लोग अपने धैर्य से और संयम से आरक्षण पर प्रतीक्षा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कि वो कब अपने वादे को पूरा करते। योगी जी बोले थे, मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह, सारे लोग बोले थे। अब तक धोखा पिछली सरकारों ने दिया और भारतीय जनता पार्टी भी धोखा दे रही है। संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि 18% वोट को कौन से ऐसे बिचौलिए हैं कि जो चाहते हैं कि नाराज हो जाए, त्रिस्तरीय चुनाव जैसे नाराज हो जाए और 2022 में चुनाव फिर नाराज हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब जाए। हमारे लोग 2017 में चुनाव लड़े थे, 8 लाख वोट पाए थे, स्वतंत्र चुनाव लड़े थे। मेरा एक विधायक है। हमारे लोग चुनाव की तैयारी में हैं और 160 सीटें निषाद बाहुल हैं। जल्दी से हमारी पार्टी के लोग एक निर्णय लेंगे कि कैसे हमें आगे रहना है और भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि आगे हमें कैसे रखती है। अब ये बात तो सही है कि निषाद जाति के 12% वोट हैं। पटेल या कहें कि कुर्मियों का वोट 7% है। लेकिन यह भी सही है कि यूपी में जो कुर्मी हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हैं, इसलिए बहुत कम सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी जीत हार का फैसला करते हैं। लेकिन निषाद जाति के लोगों का कंसंट्रेशन गंगा के किनारे के सारे जिलों में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां निषाद जाति के लोगों का प्रभाव है। इन सीटों में 75,000 से ज्यादा वोटर निषाद हैं। वैसे आपको ध्यान होगा कि 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट के बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी के साथ अलायंस कर लिया था और इसका असर यह हुआ कि अपने गढ़ में बीजेपी हार गई थी। इसका मतलब निषादों की संख्या है, ताकत है और संजय निषाद इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। संजय निषाद जानते हैं कि इस वक्त यूपी के राजनीतिक हालात ऐसे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो, सारी ये बड़ी बड़ी पार्टियां छोटे दलों के साथ अलायंस करके हर तरह की जातियों के बहुजन समाज के वोट हासिल करना चाहती हैं। इसलिए छोटी पार्टियों की अहमियत बढ़ गई है। रही सही कसर असदुद्दीन ओवैसी पूरी कर रहे हैं, वो भी यूपी पहुंच गए हैं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। आज असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश पहुंचे। लखनऊ में उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। चर्चा इस बात पर हुई कि यूपी के कौन कौन से छोटे दल ऐसे हैं जिन्हें मोर्चे में शामिल किया जा सकता है। लखनऊ के बाद ओवैसी बहराइच पहुंचे। उन्होंने बहराइच से चुनावी अभियान की शुरुआत की। असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में ऑल इंडिया MIM के पहले पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। ओवैसी की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाजी शौकत अली बहराइच से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद ओवैसी सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर गए, जहां उन्होंने चादर चढ़ाई और इसके बाद ओवैसी ने कहा कि मुसलमान अब दूसरी पार्टियों को गुलाम नहीं रहेंगे, वो सत्ता में हिस्सेदारी मांगेंगे। अब हम किसी के दिए हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम अपने वोटों से अपने नुमाइंदे को कामयाब और कामरान करेंगे। उसको हमारी आवाज बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ले जाएंगे और वो तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं है। मुझसे कहे कि हमने तो डिवाइड कर दिए, बताओ मैं 2014-19 का पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं रहा, तुम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सके, तो नाकामी और नाहरी तुमने। हम तुमसे कहना चाहते हैं कि
में योगी और बीजेपी की हुकूमत को शिकस्त देंगे। ये आपकी गुजारिश है, मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत करिए। नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला करने के बाद ओवैसी ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा इस बार यूपी में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, इस बार यूपी में A से Z तक का कॉम्बिनेशन काम करेगा। क्या राजभर साहब किसी के गुलाम है कि उनको फायदा पहुंचा दिया? अरे क्या बात है, फायदा नहीं करेंगे समाज का। पीछे से कौन है? पीछा समाज जिसकी राजभर साहब बात कर रहे हैं, हम क्या गुलाम है उनके? एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस, ये बात याद रखिए। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर भी हमला किया। ओवैसी ने कहा कि लोग जब वोट डालने जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि कोरोना के दौरान कैसा दर्द उन्हें झेलना पड़ा था। गंगा में लाशें बह रही हैं, जो 1 लाख उत्तर प्रदेश के गाँव में जो लोग कोविड से कम 3 से 4 लाख लोग मरे हैं, उनके बारे में सोचिए ना, उनके नाम से कुछ करिए। आप अगर आज भी अखबार में आया है कि उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर डेल्टा वेरिएंट बढ़ेगा तो 3rd वेव हो जाएगा, इसकी फिक्र करिए। अब राजनीति चलेगी डेवलपमेंट की, अब राजनीति चलेगी इंसानों की जान बचाने की, और राजनीति चलेगी कि कौन बेवाओं से इंसाफ किया, किसकी वजह से बहनें बेवा हुई, किसकी वजह से बच्चे यतीम हुए, किसकी वजह से लाशें गंगा में बह रही हैं, किसकी वजह से नदी के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे हैं, ये होगा। आज ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी को लेकर ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की राय अलग अलग है, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर वो कह रहे थे कि सत्ता में सिर्फ हिस्सेदारी चाहते हैं, उनके दरवाजे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, सबके लिए खुले हैं, लेकिन वो बीजेपी से किसी कीमत पर भी हाथ नहीं मिलाएंगे। मोर्चे में अभी सीटों के संबंध में कोई बैठक नहीं हुई। उन्होंने तो कह दिया था कि 100 पे लड़ेंगे। नहीं, 100 सीट की तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए, ये बात उन्होंने कही। तो तैयारी तो हम तो 403 की कर रहे हैं, 403 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। जब हम लोग बैठेंगे तो हम लोग सीटें आपस में बांट लेंगे, कोई 100 लड़े, कोई 125 लड़े, कोई 75 लड़े, कोई 50 लड़े, कोई 20, जो जितना लड़ना चाहे लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अनुप्रिया पटेल को मंत्री बना देते हैं, पंकज चौधरी को बना देते हैं, कौशल किशोर को बना देते हैं, तो उनकी जो जाति का वोट है उसको लेने की कोशिश करी बीजेपी उससे। दलित भी बनाया है, चमार का वोट ले लेगी बीजेपी का, आहिर को बनाया, आहिर का वोट ले लेगी का, राजभर को भी बना के ले ले वोट, राज्यसभा बनाया था ना, मिनिस्टर बनाया, फिर MLA बनाया, काय वोट पाएगी? बोर के मार नहीं है जई हैं लोग तगुआ में, लोग खोजत हुन। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का हिस्सेदारी की बात करता है। अब वो कह रहा कि हमारा CM, हमारा डिप्टी CM कब बनाओगे, खाली गुलाम बना के रखोगे? ये गांव में आवाज आ रही है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर ने 5 साल में 5 CM 20 डिप्टी CM बनाने की पेशकश किया है। अच्छा, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टी से वो इस बार गठबंधन करेंगे, बड़ी पार्टी से नहीं करेंगे। आपकी कुछ बातचीत हुई उनसे? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं है। हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पर, गरीबों के फ्री इलाज के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, देश में प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए अगर वो साथ आना चाहें स्वागत है, बसपा आना चाहे उसका भी स्वागत है, कांग्रेस का भी स्वागत है, लेकिन भाजपा नहीं। भाजपा डूबती हुई नैया है, उस पर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे ना, मरना है। पिछड़ा 43% है, जिसको ये बनाए हैं इनके नेता जाए गांव में, वो सवाल पूछेगा इनसे। अब चुनाव आया तो आ गए हो, जब हमारा भाई अस्पताल में मर रहा था तब तुम कहाँ थे? ये सवाल जनता पूछ रही है। अब ओम प्रकाश राजभर हमेशा तीखा बोलते हैं। उनके जवाब में बीजेपी ने अनिल राजभर को मैदान में उतारा। अनिल राजभर योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं और वो भी करारा बोलते हैं। अनिल राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रमणकारी मसूद गाजी को युद्ध में हराया था। उसी गाजी की मजार पर ओवैसी चादर चढ़ा रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर उनके साथ खड़े हैं। राजभर समाज सब देख रहा है, वक्त पर जवाब देगा। महाराजा सुहेलदेव
जिन्होंने देश के लिए, इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया था, आज उनका अपमान ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। सैयद सलार गाजी की मजार पर जाकर जो एक आक्रांता देश पर हमला बोलने का, जिसके ऊपर गुनाह हो, जिसने गुनाह किया, देश की हजारों मां बहनों, हमारे धर्म को पर हमला बोलने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, ऐसे सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर उसको सम्मानित करने का काम आज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। ये राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान है, इस पूरे देश का अपमान है, ये गरीबों का अपमान है, राजभर समाज का अपमान है। ऐसे लोग राजनीति में कहीं नजर नहीं आना चाहिए। राजभर समाज आज के बाद ऐसे लोगों को अपने बस्तियों में घुसने नहीं देगा। ये तो था ओम प्रकाश राजभर को जवाब। ओवैसी ने जो कुछ कहा उसको जवाब दिया मोहसिन रजा ने। मोहसिन रजा योगी सरकार में माइनॉरिटीज अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी और राजभर मिलकर योगी को हराने का सपना देख रहे हैं, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जो हैं वो मुंगेरी लाल के सपने अब देख रहे हैं लगातार, चूंकि राजभर जी के साथ में हैं तो दोनों लोग जो है रोज कुछ ना कुछ नए मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। और मैं उनसे कहूंगा कि सपने अच्छे देखिए। अब भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ में खड़े होने वाले लोगों के सपने पूरे होने वाले देश में और उत्तर प्रदेश में नहीं है। और आप जाइए अपना तेलंगाना बचाइए। हम 23 में तेलंगाना भी लेने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में क्यों आप बार बार यहाँ आ रहे हैं? यहाँ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी जो हसरत है ये एक साजिश के तहत आ रहे हैं, क्योंकि इनकी एक हसरत है, इन्हीं की पार्टी का बयान है कि हम मुसलमान यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप तेलंगाना पहले बचाइए, फिर यहाँ की सोचिएगा। यहाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, यहाँ आपका कुछ चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ा चुकी है। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल रास्ते बंद हो चुके हैं, देश में भी और प्रदेश में भी। हम इसे सही माने या गलत माने, अच्छा लगे या बुरा लगे, उत्तर प्रदेश में वोट हिंदू मुसलमान के हिसाब से, जातियों के हिसाब से दिए ही जाते हैं। इन समीकरणों का सब ध्यान रखते हैं, कोई कहे या ना कहे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 19% है। पश्चिम यूपी में तो वहां 30% से ज्यादा भी मुस्लिम वोटर हैं। और यूपी में 75 असेंबली की सीटें ऐसी हैं जहां पर 35 से 45% तक मुस्लिम वोट हैं। इसके अलावा 70 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सबकी कोशिश होती है मुसलमानों को अपने पाले में खींचने की कोशिश की जाए। मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखते हुए अलायंस बनाए जाते हैं। इसलिए ये सभी पार्टियां कभी नहीं चाहती कि ओवैसी यूपी में चुनाव लड़े, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओवैसी इफेक्टिव स्पीकर हैं, उनकी अच्छी फॉलोइंग है, वो कहीं मुस्लिम वोटों को बांट ना दें। जहां तक ओम प्रकाश राजभर का सवाल है, इससे पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे। यूपी में राजभर समाज के 3% वोट हैं और पूर्वांचल में इसका काफी अच्छा असर है। बीजेपी ने भी कई राजभर नेताओं को खड़ा किया है, लेकिन यह चुनाव के वक्त ही पता चलता है कौन किधर जाता है। आज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नॉमिनेशन था। इस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हिंसा दिखाई दी। 825 ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे। इसके लिए आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और नॉमिनेशन के दौरान आज पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हिंसा हुई। सीतापुर, संभल, बहराइच, गोरखपुर, जौनपुर, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, मैनपुरी, बदायूं, ललितपुर, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई और फतेहपुर में जमकर हिंसा हुई। ऐसा कोई शहर शायद ही बचा होगा जहां पर हंगामा नहीं दिखाई दिया। कहीं दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। इसलिए हिंसा की जो तस्वीरें आई उनमें इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान निर्दलीय और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक आमने सामने आ गए। सीतापुर की कसमंडा ब्लॉक के कैंडिडेट समर्थकों के लिए नामांकन के लिए आए थे, समर्थक उनके साथ थे।
एक बार हंगामा शुरू हुआ, दोनों तरफ के लोग बेकाबू हो गए, दोनों पक्षों के लोगों में हाथापाई हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, हवा में फायरिंग हुई, पुलिस बीच बचाव के लिए पहुंची, पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। सीतापुर में हुई इस हिंसा और मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है और पुलिस ने अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है। ब्लॉक कसमंडा में नामांकन के समय अभी जो बाजार है कमलापुर, वहाँ पर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कुछ वाद विवाद हुआ है और उसमें जो अभी तक सूचना है कि लोग हवाई फायरिंग हुई है और भी कुछ हुआ है वहाँ पे। तो उसमें एक व्यक्ति घायल हैं और उनको थोड़ी चोटें हैं सर में और उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से लखनऊ रेफर कर दिया गया है, वहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं। सिद्धार्थनगर में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा ब्लॉक में समाजवादी पार्टी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे अपनी पत्नी का नॉमिनेशन फाइल करवाने पहुंचे थे। उनके साथ उनके समर्थक भी थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने माता प्रसाद पांडे पर हमला कर दिया और उनसे नॉमिनेशन पेपर छीन लिए। माता प्रसाद पांडे की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस घटना से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और फिर काफी देर तक झगड़ा होता रहा। संभल में भी हंगामा हुआ। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, एसडीएम के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे पहले जिला पंचायत के चुनाव में आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का मोरल हाई है, वो कहते हैं कि हम जीतने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर काफी प्रेशर है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है ताकि असेंबली इलेक्शन में कहा जा सके कि उसने ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में जीत दर्ज की थी। लेकिन बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दोनों पार्टियां ताकत लगा रही हैं, झगड़ा हो रहा है और ताकत इसलिए लगा रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, ज्यादा स्टेक्स उस पर है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला किया जिससे समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतरेंगे, दूसरी पार्टियां इसका विरोध करेंगी। योगी के इस फैसले के बारे में आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यूपी में जल्दी ही जनसंख्या नीति लागू करेगी। जनसंख्या नीति बनकर तैयार है। योगी ने आज पॉलिसी के ड्राफ्ट को रिव्यू किया और ये जनसंख्या नीति क्या होगी इसके बारे में जल्द खुलासा भी करेंगे। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर चीफ मिनिस्टर के सामने जो प्रेजेंटेशन दिया गया वो देखने के बाद योगी ने कहा कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दें, स्टेट का डेवलपमेंट बेहतर हो, इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। छोटा परिवार खुशहाली का आधार है। अगर छोटा परिवार होगा तो आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है। योगी ने कहा कि जनसंख्या में बढ़ोतरी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने पर ध्यान देना होगा। अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी तो लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उसके साथ साथ अच्छा पर्यावरण भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि यूपी की आबादी इस वक्त 24 करोड़ से ज्यादा है और जनसंख्या के हिसाब से यूपी भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य है और विदेशों से कंपेयर करें तो यूपी की आबादी पाकिस्तान से भी ज्यादा है। और अगर न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की आबादी देखें तो न्यूजीलैंड जैसे 5 मुल्कों के बराबर है। इसलिए आबादी कंट्रोल तो जरूरी है, लेकिन ये तभी होगा जब सारे लोग इसके फायदे को समझें और जनसंख्या नियंत्रण के लिए सहमत हों। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।